33 हम लोग लास्ट क्लास तक 33 ए बी करवाए थे, है ना। 33 ए बी क्या था? टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बिजनेस इन इंडिया। इसमें कंडीशन क्या था ना, एसएससी within 6 months from the end of the previous year or before commencement of the before submission of return of income should submit should deposited amount as specified by NABARD। ऐसे करने से डिडक्शंस कितना मिलेगा? 40% ऑफ प्रॉफिट और एक्चुअल डिपॉजिट व्हिच एवर इज लोअर। यहां तक हम लोग करवाए थे। अभी हम लोग सेक्शन करेंगे, एक मिनट को, नेक्स्ट सेशन करा रहे हैं 33 ए बी ए। 33 ए बी ए नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। सारा अलाउबल सेक्शन लिखा रहे हैं। अलाउबल मीन्स एडमिसेबल, मतलब पीएल डेबिट में लिखने का राइट है, मतलब प्रॉफिट लो करने का राइट है, ऐसा सेक्शन आप करा रहे हैं 33 ए बी ए। जस्ट याद रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे आज सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन 33 ए बी ए। लिखो 33 ए बी ए। जस्ट हेडिंग लिख के रखो, मेरा नोट में सब कुछ है, हम समझा देते थ्योरी। हेडिंग लिख के रखो यार। साइट रेस्टोरेशन फंड, साइट रेस्टोरेशन फंड। मेरा मटेरियल में देखोगे पेज नंबर 6.12 में है, क्लास का जो में हम मटेरियल दिए हैं और पीडीएफ दिए हैं। If the assessee should engage in the business of production and extraction of petroleum and natural gas, कंडीशन है राष्ट्रीय फंड क्या है, किन लोग को मिलेगा? नंबर ए कंडीशन क्या है? एसएससी is engaged as SSC is engaged in the business of prospecting for production of petroleum and natural gas। जो सब कंपनी इसी बिजनेस में इंगेज्ड है उन लोग को ये डिडक्शंस मिलेगा, डिडक्शन अलाउबल होगा। क्या बोले? साइट, इसको बोलते हैं साइट रेस्टोरेशन फंड। सीधे बात है, साइट को डेवलप करने में जो खर्चा होता है, एसएससी को कितना डिडक्शन मिलेगा?
ना एसबीआई का पास, एसबीआई में एसएससी को डिपॉजिट करना है, साइट रेस्टोरेशन पर्पस में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है विद इन द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले, बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर उसको डिपॉजिट करना होगा एसबीआई में। तो ये करने से डिडक्शंस मिलेगा कितना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस मिलेगा। नंबर ए एक्चुअल डिपॉजिट, नंबर बी 20% ऑफ द प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये दोनों में जो लोअर है उतना डिडक्शंस मिलेगा। तो हम लोग 33A क्या बोल रहे हैं, एसएससी शुड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विद इन, उसको डिपॉजिट करना है एसबीआई का पास बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर साइट रेस्टोरेशन पर्पस में। डिडक्शंस कितना मिलेगा, 20% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड। और ये पैसा उठा लेगा, जैसे हम लोग 33AB में भी बोले थे, जितना पैसा उठा लेगा वो प्रॉपर पर्पस में यूज नहीं होगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन क्या हो रहा है, 33ABA, समझे। 33ABA हो रहा है साइट रेस्टोरेशन फंड। 33AB क्या हुआ था, 33AB हम बोले थे टी डेवलपमेंट पर्पस में करते हैं, टी डेवलपमेंट बिजनेस में चलो इनके से, और 33ABA साइट रेस्टोरेशन फंड जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे एक इम्पोर्टेंट सेक्शन, सिर्फ सेक्शन ज़्यादा याद रखना, सेक्शन तुम लोग को याद रखना है 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर 35। ये साइंटिफिक रिसर्च क्या है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम मैन्युफैक्चरिंग करते, तुम्हारा बिजनेस का प्रोडक्शन का क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी और डेवलपमेंट पर्पस में तुम रिसर्च करते हो। दैट रिसर्च एक्सपेंडिचर अलाउबल, हम सारा अलाउबल बोल रहे हैं। क्या क्या अलाउबल बोले अभी तक, अंडर सेक्शन 30 बोले रेंट रिपेयर्स इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग। 31 क्या बोले, रेंट इंश्योरेंस रिपेयर्स ऑन मशीनरी और फर्नीचर। 32 में बोले डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम 33 में आ गए एबीटी डेवलपमेंट पर्पस, और 33ABA बोले साइट रेस्टोरेशन फंड। अब बोले 35 अंडर सेक्शन 35(1) रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। हेडिंग याद रखो, थ्योरी हम बोल दे रहे नोट में है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तुम्हारा रिसर्च स्टाफ को सैलरी देना पड़ता, रिसर्च इक्विपमेंट का मेंटेनेंस रिपेयर करना पड़ता, ये तो रेवेन्यू। जो रेवेन्यू किसको बोलते हैं, जो पीएल में आता है। अलाउबल लिखने का बार बार जरूरत नहीं है हम लोग, क्योंकि सेक्शन 30 का ऊपर हम लिख दिए थे अलाउबल एडमिसेबल। देखो पहला दिन जो सेक्शन लिखा रहे थे ऊपर, वहां पे बोल दिए थे, अभी से जो लिखाएंगे सारे अलाउबल है, हम एक भी डिसअलाउबल नहीं बोल रहे। अलाउबल का मतलब क्या है, पीएल डेबिट में लिखने का राइट है।
क्वेश्चन है यहाँ पे 35 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 तो करंट प्रीवियस ईयर का तो डिडक्शन होगा ही, बट प्री कमेंसमेंट जो एक्सपेंडिचर होगा, प्री कमेंसमेंट पीरियड एक्सपेंडिचर, तुम क्या क्या पहले रिसर्च किया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया। तो कमेंस में बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च किया, तो विद इन 3 years फ्रॉम जो डेट में बिजनेस कमेंस किया उसका 3 साल का अंदर, जो डेट में बिजनेस कमेंस किया, ये डेट में बिजनेस कमेंस किया, इसी पीरियड में 3 साल का अंदर जो भी खर्चा होगा प्री कमेंसमेंट, सारा डिडक्शन होगा एक्सेप्ट परक्विजिट्स। मैं परक्विजिट छोड़ के जितना भी एक्सपेंडिचर होगा सारा अलाउबल होगा, समझे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऐसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले क्या है, ये करंट प्रीवियस ईयर का, करंट प्रीवियस ईयर का तो पीएल डेबिट में आएगा ही। हम क्या बोल रहे हैं, अलाउबल मतलब क्या, जो चीज पीएल डेबिट में आएगा वो बोल रहे हैं। करंट प्रीवियस ईयर का तो आएगा ही आएगा, बट प्री कमेंसमेंट जो है, बिजनेस शुरू करने से पहले विद इन 3 years का अंदर जो भी खर्चा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो ईयर में बिजनेस कमेंस करोगे वो ईयर में अलाउबल होगा, मतलब पीएल डेबिट में डालोगे, डिडक्टेबल बोलते हैं उसको। क्या बोले, समझ में आया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कारण क्या बोला, करंट प्रीवियस का ऑलवेज अलाउबल। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्री कमेंसमेंट होने से क्या होगा, प्री कमेंसमेंट बिजनेस होने से विद इन 3 years, जो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जो खर्चा होगा वो अलाउबल होगा एक्सेप्ट परक्विजिट्स। 35। सोचो अपना रिसर्च स्टाफ नहीं है, अब हेडिंग करो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। 35 में हो रहा है, टू आउटसाइडर्स, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स मतलब क्या है, तुम्हारा अपना रिसर्च स्टाफ नहीं है, रिसर्च मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो तुम रिसर्च करोगे कैसे। बट तुम्हारा प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर रिसर्च तो चाहिए। क्या क्या बोले, कंडीशन समझ में है। अपना रिसर्च स्टाफ नहीं है बट रिसर्च करना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर्पस में तुम क्या किया, जादवपुर यूनिवर्सिटी को बोला, कंट्रीब्यूट किया, बोला मेरा ये प्रोजेक्ट का रिसर्च कर दीजिए, कुछ पैसा दिया, कंट्रीब्यूट किया, दैट कंट्रीब्यूशन इज अलाउबल। पहले ये सब प्रोविजन में बहुत सारा कंडीशन था, किसी का ऊपर 100%, किसी का ऊपर 150%, किसी का ऊपर 125%, किसी का ऊपर 200%, ये सब था। अभी वो सब चीज नहीं है, अभी सब में 100% अलाउबल। 100% मतलब 100 रुपया देंगे तो 100 रुपया पीएल डेबिट में डाल देंगे। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, तुम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी को रिसर्च करने दिया, तुम आईआईएम्स को रिसर्च करने दिया, तुम आईआईटी को रिसर्च करने दिया, तो एनी रिसर्च एक्सपेंडिचर बा डिपॉजिट टू मेक टू रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज इज अलाउबल एज डिडक्शन। 100% डिडक्शन होगा 35(1) में। कंट्रीब्यूशन ऐसे बोल, कंफ्यूज करने के लिए कंसिडर आउटसाइडर्स फॉर, ऐसे बोलता फॉर सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल साइंस। स्टैटिस्टिकल साइंस अलाउबल। तुम बोलो तो रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, फॉर रिलेटेड और अनरिलेटेड बिजनेस भी होगा, फॉर रिलेटेड होने से भी होगा, फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड टू बिजनेस।
तो भी अलाउबल होगा। तुम बोलो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो अलाउबल कैसे? कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितना भी कंट्रीब्यूट करोगे उतना अलाउबल होगा। तुम्हारा बिजनेस रिलेटेड है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी बोलता सोशल साइंस का जगह बोल देता फॉर नेचुरल साइंस, मैंने कन्फ्यूज करने के लिए देखा, नेचुरल साइंस बोल दिया। कभी बोलते हैं सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस। तो सारे चीज अलाउबल अंडर सेक्शन 35(1) में। तो 35(1) में क्या बोले? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च करेंट प्रीवियस ईयर का अलाउबल होगा। प्री कमेंसमेंट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट से पहले जो खर्चा करोगे सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउबल एक्सेप्ट परक्विजिट्स। तुम्हारा अपना रिसर्च स्टाफ नहीं है, रिसर्च इक्विपमेंट नहीं है, रिसर्च टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम खुद रिसर्च नहीं करते, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर्पस में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन को दिया, कॉलेज को दिया, एसोसिएशन को दिया पैसा, तो अलाउबल होगा। फॉर रिलेटेड टू बिजनेस होने से भी होगा, फॉर अनरिलेटेड टू बिजनेस होने से भी होगा, फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस होगा, फॉर नेचुरल साइंस होगा, रिसर्च पर्पस में खर्चा होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं अंडर सेक्शन 35(2) कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अलाउबल होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो चीज बैलेंस शीट में आता है, एसेट सीधे बात है, एसेट्स में इन्वेस्ट किया तो अलाउबल होगा एक्सेप्ट लैंड, जमीन छोड़ के। रिसर्च मशीनरी, इक्विपमेंट अलाउबल होगा। मतलब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन खरीदा, मशीन तो कभी पीएल में नहीं आता है, पर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पर्पस में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च पर्पस में जो भी खर्चा करेंगे लैंड को छोड़ के अलाउबल होगा। ठीक है, इसमें भी प्री कमेंसमेंट बात एक ही बात होगा, विद इन 3 years। यहाँ पे भी प्री कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है, प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कोई खर्चा करोगे कोई विद इन 3 years, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो बोले थे नोट में, यहाँ पे भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। विद इन 3 years का अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउबल होगा, तो अलाउबल मतलब पीएल डेबिट में हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। हम लोग का जनरली पीएल में तो रेवेन्यू आता है, पर बिजनेस प्रोफेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर होने से भी अलाउबल होगा, पीएल डेबिट में डाल सकते हैं। 35 अंडर सेक्शन 35(2) देखो, देख के लिखो सेक्शन ऐसा। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन किया तुम उसको। नेशनल लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, ये सब जगह में तुम कंट्रीब्यूट किया रिसर्च करने के लिए, सारा रिसर्च रिलेटेड, तो अलाउबल होगा 100% अलाउबल। और यहाँ पे कुछ है नहीं, पर तुम जितना खर्चा करोगे तुमको स्पेशल पर्टिकुलर अथॉरिटी अप्रूव्ड होना चाहिए। 35 नेक्स्ट सेक्शन अंडर सेक्शन 35(2)(a)(b) ऐसा इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर।
इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर, इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर, इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर। कोई कोई कंपनी है खुद का रिसर्च खुद को करना पड़ता, इन हाउस, हाउस का अंदर, सीधे बात है, कंपनी का अंदर रिसर्च करना पड़ता। कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, ड्रग्स, ड्रग्स जो लोग बनाते हैं, मेडिसिन जो लोग करते हैं, उन लोगों को तो रिसर्च करना पड़ता है। जैसे तुम लोग अभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी ले रहे हो, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर। इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑल्सो अलाउएबल 35(2)(ab) में, 35(2)(ab) में इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर अलाउएबल। बट वहां पे भी एक ही है, जो जितना भी खर्चा करोगे, रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, सारे चीज अलाउएबल होगा। अलाउएबल मीन्स क्या बोल रहे हैं, पीएल में, डेबिट में लिखने का राइट है, उसको अलाउएबल बोल रहे हैं, समझे। नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है, अंडर सेक्शन, जो जो जितना जरूरत है अभी बोल रहे हैं, इन डिटेल तो सम करते करते हम बोलेंगे। अंडर सेक्शन 35 कैपिटल ए, 35 कैपिटल ए लिखो, एक्सपेंडिचर on acquisition of patents and copyright, patent and copyright, पेटेंट्स, कोई भी चीज तुम नया इन्वेंशन किया, पेटेंट्स, जो तुम पेटेंट के लिए जो खर्चा होता है, पेटेंट लेना पड़ता है, ये प्रोडक्ट तुमको छोड़कर और कोई नहीं बनाएगा, दैट इज पेटेंट्स। तो जो खर्चा होगा, यहाँ पे सिर्फ याद रखना 25% डेप्रिसिएशन अलाउएबल, 25% डेप्रिसिएशन अलाउएबल होगा पेटेंट्स में। अंडर सेक्शन 32 में जो डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहे थे, वहां पे पेटेंट्स और कॉपीराइट में 25% चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, अंडर सेक्शन 35(a)(b)(a), एक्सपेंडिचर for obtaining right to use spectrum for telecommunication services। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीफोन, मोबाइल सर्विस लोग देते हैं, एयरटेल, वोडाफोन व रिलायंस, जो जो सर्विस तुम लोग को प्रोवाइड करते हैं, उसको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। स्पेक्ट्रम मतलब नेटवर्क जहां से सप्लाई होता है, जैसे सप्लाई होता है, वो एक टाइप का एसेट्स है, इसका लाइसेंस गवर्नमेंट से एक्वायर करना पड़ता। ये सर्विस तब तुम अप्लाई, ये स्पेक्ट्रम एक पीरियड के लिए होता है, कोई कि बोला हम 10 साल के लिए स्पेक्ट्रम लेंगे, राइट लेंगे, तो 10 साल के लिए कंपनी खर्चा किया, दोनों 5 लाख रुपया खर्चा किया, तो इसको एमोटाइज कैसे करेंगे, डिवाइड 10, एवरी ईयर 50,000 पीएल डेबिट में राइट ऑफ होगा। हम बोल रहे स्पेक्ट्रम
जो खर्चा करेंगे, सोचो ये जो स्पेक्ट्रम लेते हैं इसको राइट अप करना पड़ेगा। ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्पेक्ट्रम में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसको राइट अप कितना होगा? आउटस्टैंडिंग लाइफ, आउटस्टैंडिंग लाइफ। सोचो 10 साल के लिए तुम स्पेक्ट्रम लिए, फर्स्ट ईयर में तुम 1 लाख रुपया पेमेंट किया, तो फर्स्ट ईयर में कितना राइट अप होगा? डिवाइड 10, कितना होगा? 10,000 पीएल डेबिट में आएगा। सेकेंड ईयर में तुम 2 लाख रुपया पेमेंट किया ना, 1,80,000 रुपया पेमेंट किया, तुम एक साथ पेमेंट नहीं कर पाया, तुम्हारा पैसा नहीं है तुम्हारा पास, ये फर्स्ट ईयर गॉन। सेकेंड ईयर में तुम क्या कितना पेमेंट किया? 1,80,000 रुपये पेमेंट किया, तुम्हारा 10 साल का लाइसेंस लिया हुआ, 1 साल तो चला गया, और बचा कितना? 9 साल डिवाइडेड बाई 9, तो कितना होगा? सेकेंड ईयर में कितना अलाउबल डिडक्शन होगा? 20,000, और फर्स्ट ईयर में जो 10,000 तो 10 साल तक चलता रहेगा, प्लस 10,000, 30,000 पीएल डेबिट में डालेंगे। थर्ड ईयर में टोटल 5 लाख का स्पेक्ट्रम का दाम था, तुम एक साथ पैसा नहीं दे पाए, तो 2,80,000 दिया, बाकी बचा 2,20,000, 2,20,000 दिया। थर्ड ईयर में 2,20,000 दिया, और लाइफ कितना बचा स्पेक्ट्रम का? 8 साल, तो कितना हो रहा है? 2,20,000 बाई 8 करो, कितना होता है देखो, 2,20,000 बाई 8, 27,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, समझे? वो तो चलता रहेगा, पहले का 10 साल तक तो चलता रहेगा। पहले फर्स्ट ईयर में जो दिया वो 10 साल चलेगा, नेक्स्ट ईयर 9 साल चलेगा, नेक्स्ट ईयर 8 साल चलेगा, तो एवरी ईयर राइट अप होता जाएगा 57,500। बट तुम एक साथ दे दिया पूरा 5 लाख रुपये एक साल दे दिया, तो क्या होगा? 50,000 एवरी ईयर राइट अप होता जाएगा। माना जैसे तुम पैसा दोगे, कोई एक साथ दिया, कोई 1 साल का बाद दिया, तो जितना पैसा दोगे रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग लाइफ जो है उसको देके डिवाइड होकर राइट अप होगा। जैसे जैसे पैसा दोगे रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग लाइफ देके डिवाइड होगा। ये होता है स्पेक्ट्रम का केस में। स्पेक्ट्रम मतलब टेलीकम्युनिकेशन, स्पेक्ट्रम छोड़ के टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं हो पाएगा स्पेक्ट्रम नहीं देने से। ये सारा नोट मेरा नोट में है, सारा चीज दिया हुआ है, कंटिन्यू देखते रहो। क्लास का मटेरियल में हम दिखा रहे हैं। अपना मटेरियल जो तुम लोग का पास है किताब, में तो 6.13 में 6.13 यही तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। देखो ठीक है, दे रहा है। हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑप्टेन, यहाँ पे जो डिडक्शन होगा इतना डिटेल में तो बोल नहीं पाए हम, अभी शाम में दिखा दिया कैसे होगा। ये देखो अमाउंट पे डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लाइसेंस, समझे? अमाउंट पेड डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लाइसेंस। क्वेश्चन अरेज हो रहा है, तुम 3 साल 4 साल बिजनेस किया, उसके बाद तुम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो स्पेक्ट्रम अपना स्पेक्ट्रम को और किसी को बेचना चाहते हो, तब क्या होगा? जैसे तुम लोग को नाम सुना होगा एयरसेल, जो पहले था अभी नहीं है, एयरसेल वो अपना स्पेक्ट्रम बेच दिए है। आइडिया और वोडाफोन में ट्रांसफर हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ ना, स्पेक्ट्रम। अभी ऐसे लाइसेंस ट्रांसफर भी होता है, तुम बिजनेस चला नहीं पा रहे तो तुम अपना बिजनेस, पहले हच था, हच को वोडाफोन लिया, हच था पहले, हच को वोडाफोन लिया, अभी बहुत सारा इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो जब स्पेक्ट्रम ट्रांसफर होगा उसका पास भी जाके रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग पीरियड में रिटर्न अप होगा, मतलब पीएल डेबिट में डाल सकते हैं, ट्रांसफर ही कंपनी का हाथ में।
यहाँ पे एक चीज देखना है, जब सेल कंसिडरेशन लेस देन WDV, नंबर ध्यान से सुनो, व्हेन स्पेक्ट्रम को तुम बेच दिया, सेल कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, तुम्हारा बुक वैल्यू जितना है उससे सेल कंसिडरेशन कम है, तुम एंटायर लाइसेंस को बेच दिया, इफ एंटायर लाइसेंस इज सोल्ड आउट, तुम पूरा लाइसेंस बेच दिया तो सेल कंसेशन WDV से कम है। मतलब क्या हुआ, WDV है, WDV मानो 20 लाख और सेल किए हम 12 लाख, तो सेल कंसेशन लेस देन WDV हो रहा है, तुम्हारा लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये लॉस अलाउबल एज डिडक्शन इफ सेल इफ एंटायर लाइसेंस सोल्ड आउट, तब क्या होगा, डिफरेंस मतलब WDV माइनस सेल वैल्यू, तो डिफरेंस इज अलाउबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 35 ABB, 35 ABB में वो अलाउबल एज डिडक्शन हो जाएगा। समझे? आप क्वेश्चन है सेल कंसिडरेशन ज्यादा होने से, व्हेन सेल कंसिडरेशन इज मोर देन WDV, मतलब सेल वैल्यू हुआ, यहाँ पे ऊपर में जो एग्जांपल लिए थे, सेल वैल्यू हुआ 30 और WDV हुआ 20, है ना, सेल कंसिडरेशन जब WDV से ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट बिजनेस इनकम हो जाएगा 10, बट ये कभी पहले जो डिडक्शन लिया हुआ है, तो ये सब जो लिया हुआ है इससे ज्यादा नहीं होगा, पहले जो डिडक्शन तुम लिए हो उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग एमोटाइज करते रहेंगे। 35 सेक्शन हुआ ABA, इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, ये सब सेक्शन में थोड़ा थोड़ा साम्स होता है। यार এটা কি বললেন স্যার যখন মোর দ্যান WDV इधर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट हुआ PL क्रेडिट में चल जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा, ये बिजनेस इनकम हो जाएगा, बट कभी भी इनकम उससे ज्यादा नहीं होगा, जो पहले डिडक्शन लिए हो उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। হ্যাঁ ये सब सेक्शन एक्चुअली लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद जो बोलेंगे जस्ट सेक्शन है हमको बोलना पड़ेगा, हाँ, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम बोलो सर इतना सेक्शन याद रखना है, हम जो जो सेक्शन याद रखने बोलेंगे वो याद रखना, बाकी ज्यादा जस्ट थीम याद रखना। जैसे 33AB जरूरत है, 33AB जरूरत है, और ये 33ABA जरूरत है, तो ये दोनों का आपस साम्स होता है। अब बोल रहे हैं अंडर सेक्शन 35 CCA, पेमेंट टू एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, पेमेंट टू एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन फॉर कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो
कॉर्पोरेट सेक्टर हो, तुम रूरल डेवलपमेंट पर्पस में कुछ करना चाहते हो, जिन लोग रूरल डेवलपमेंट पर्पस में काम करते हैं, बहुत सारा कंपनी इंडिया में है, तुम उन लोग का कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो इट इज अलाउबल होगा 100%। जस्ट याद रखना, जैसे हम बोल सकते हैं रूरल डेवलपमेंट में जो सब कंपनी काम करते हैं, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट सेटअप किया हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस फंड में रूरल डेवलपमेंट पर्पस में तुम कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, अलाउबल होगा 35CC(a) में। 35CC(c) में एक्सपेंडिचर इनकम फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CC(c) में यहाँ पे बोला गया एक्सपेंडिचर incurred on agricultural extension project। कोई भी एक्सपेंडिचर किया है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में, इसमें भी डिडक्शन मिलेगा। ये सब चीज जस्ट अलाउबल है, जैसे हम नोट में दिखा रहे हैं, सेक्शन वाइज लाइन टू लाइन दिया हुआ है, थोड़ा थ्योरी छोटा करके लिखा हुआ है। ये जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे है 35CC(a) में और 35CC(c) में, जस्ट पढ़ लेना है, अलाउबल है। जैसे अभी बोलेंगे 35CC(d), 35CC(d) एक्सपेंडिचर फॉर स्किल डेवलपमेंट। तुम्हारा ऑफिस का जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वर्कर है, तो उसका डेवलपमेंट पर्पस में तुम खर्चा करोगे 35CC(d) में, वो अलाउबल होगा 35 अंडर सेक्शन 35CC(d) एक्सपेंडिचर फॉर स्किल डेवलपमेंट। फॉर स्किल डेवलपमेंट हम लोग क्या लिखा रहे हैं बोलो तो, सारे अलाउबल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये सब जस्ट याद रखना है। मतलब सर बोले थे हाँ स्किल डेवलपमेंट खर्चा है, हाँ सर बोले थे अलाउबल, जस्ट इतना। सेक्शन याद नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, बट अभी जो सेक्शन बोलेंगे याद रखना है। 35D ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है। एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तुम लोग क्या जानते हो? बिजनेस शुरू करने से पहले जो खर्चा होता उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना, प्रोस्पेक्टर रेडी करना, पब्लिक इशू नोटिस देना, ड्राफ्टिंग करना, स्टेशनरी, बहुत सारा खर्चा रहता है, फॉर्मेलिटीज रहता है। सारा एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे मेरा नोट में यहाँ पे दिया है बिफोर कॉमेंसेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का क्या का नाम होगा? देखो दो चार नाम बोल देता है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सर्वे करना, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, एक्सपेंशन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर जो भी हो, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, टाइपिंग, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस, ये सबको क्या बोलेंगे? सारा एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो डिडक्शंस कितना होगा ना? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउबल एज डिडक्शंस होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले क्या क्या करेंगे?
ना ग्रॉस स्टेप 1 में करेंगे, देख लो पहले स्टेप 1 में ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट निकालेंगे। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट मानो 10 लाख मान लेते हैं। ग्रॉस क्वालिफाइंग 10 लाख मतलब ड्राफ्टिंग, अमेंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आर्टिकल सब बहुत सारा खर्चा किया, सारा जोड़ के 10 लाख हुआ। स्टेप टू में नेट क्वालिफाइंग अमाउंट करेंगे। नेट क्वालिफाइंग अमाउंट किसका होगा? नेट क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे होगा ना, हायर ऑफ द फॉलोइंग होगा नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। कॉर्पोरेट एसईसी का केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे दो अमाउंट निकलेगा, समझे नहीं? हमें अमाउंट एग्जाम्पल ऐसे जस्ट इमेजिनेट फिगर डाल देते हैं। 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल। 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानो 80 लाख का प्रोजेक्ट है, 80 लाख का 5% 4 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉय मानो 50,000 है, 50 लाख है, उसका 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय कितना होगा? 2,50,000। व्हिच एवर इज हायर 4 लाख। ये 4 लाख हुआ। क्वेश्चन है ये 4 लाख जो होगा, हम लोग नेट क्वालिफाइंग अमाउंट होगा ये 4 लाख। ये दोनों में जो हायर है कितना है? 4 लाख। और ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है? 10 लाख। कस्टमर अमाउंट कितना ऊपर पहले निकाल के रखे हम लोग। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है? 10 लाख। तो लोग ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट और ये दोनों में जो लोअर है ये होगा नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। कौन सा नेट क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकलेगा हम एक बार बोल दें। नेट क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना है स्टेप 2 में। हम लोग क्या करेंगे ना, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिच एवर इज हायर लेंगे यहाँ पे हायर, और ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। ये दोनों में जो लोअर है, दो जगह लिखना, एक मिनट। ये दोनों में जो लोअर है वो है नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का 20% एवरी ईयर, मतलब 1/5 करके 5 ईयर्स डिडक्शन होगा। मतलब 1/5 मतलब कितना हो रहा है? 20%। नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का 20% अलाउबल एज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35D में, इसका ऊपर साम्स आता है। तो पहले ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट टोटल करके रख दो अलग जगह, टोटल हो गया, काम खत्म। हम नेट क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे करेंगे ना, पहला करेंगे हायर ऑफ 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% कैपिटल एम्प्लॉय, दोनों जो हायर है उसका साथ हम ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कंपेयर करेंगे। दोनों जो लोअर है वो होगा नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, समझे? और नेट क्वालिफाइंग अमाउंट का अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? 20% ऑफ नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। नेट क्वालिफाइंग अमाउंट 20% ऑफ नेट क्वालिफाइंग अमाउंट होगा, 35D में डिडक्शन होगा। यहाँ पे एक सेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए। 35DD में
सोचो प्रीलिम एक्सपेंसेस जब कोई कंपनी एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन क्या हो रहा है, टाइम ऑफ अमालगमेशन, दो कंपनी जब मार्ज होता था तो उसका अमालगमेशन बोलते हैं। तो कुछ दिन के बाद कंपनी दो कंपनी मार्ज हो गया तो न्यू कंपनी का पास जाके भी अमालगमेशन, मार्जर, डिमर्जर व्हाट एवर में भी उसका न्यू कंपनी का हाथ में भी डिडक्शन होगा। जो जो खर्चा होगा अलाउबल एज डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ही होगा। न्यू कंपनी जो जो खर्चा करेंगे 35DD में, समझे? 35DDA में VRS बोला गया, 35DD DDA अंडर सेक्शन 35DDA 35DDA क्या हो रहा है ना, VRS नाम सुना, VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तुम्हारा कंपनी एक से स्टाफ हो गया तो एक से स्टाफ को रिड्यूस करना है, स्टाफ रिड्यूस करना है, उन लोग का फ्यूचर का सैलरी अभी दे दोगे एक साथ, तो इसको VRS बोलते हैं। तो 20% ईच ईयर, 20% करके ईच ईयर फॉर 5 years मिलेगा, मतलब 100% मिलेगा, एक साथ नहीं। VRS स्कीम में जो खर्चा होता है 35DDA में, समझे? স্যার बोलो। স্যার हाँ বলছি আপনি রেকর্ড করছেন? हाँ আচ্ছা ঠিক আছে। 35DDA में VRS स्कीम में। तो अभी हम लोग 35 में और ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, हम सीधे चल जा रहे हैं 36 सेक्शन में, जो जस्ट याद रखना है। 36 में बहुत सारा सेक्शन है, 10 सेक्शन है। हम क्या बोल रहे हैं, सारा अलाउबल मतलब पीएल डेबिट में लिखने का राइट है, प्रॉफिट लो करने का राइट है। अंडर सेक्शन 36(1) रोमन 1 ऐसा, ये तुम लोग मत लिखो, मेटेरियल में सारा चीज है, जस्ट सुन लो। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक। तुम्हारा बिजनेस में गोडाउन में स्टॉक रखते हैं, तुम्हारा गोडाउन कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, तुम क्या क्या इंश्योरेंस प्रीमियम क्या, कभी प्रॉब्लम होगा इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा दे देंगे, है ना? तो इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक अलाउबल, सारा अलाउबल। थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं, 36 से बढ़ाते रहेंगे। 1 रोमन 2 बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन। बोनस एंड कमीशन क्या है? पूजा टाइम में फेस्टिवल बोनस देते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। टारगेट फुलफिल करने से कमीशन देते हैं कंपनी, तुम इतना सेल कर दो, इतना % कमीशन तुमको मिलेगा। ऐसे कुछ कंडीशन में जो भी खर्चा होगा तो बिजनेस एक्सपेंस है। 36(1)(3) इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल। लोन लेके बिजनेस किया, इंटरेस्ट ऑन इज अलाउबल होगा, पीएल डेबिट में आएगा। सारे इंटरेस्ट बिजनेस पर्पस में खर्चा कर रहे हो ना लोन का, लोन अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इफ लोन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, दैट इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। इफ इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, नथिंग इज डिडक्टेबल। सेम कंडीशन था जो हम लोग पहले भी किए हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी इंटरेस्ट का कंडीशन एक किया है। लोन अमाउंट बिजनेस में यूज होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउबल होगा। सोचो लोन लिया, अभी तो बिजनेस में लगाया नहीं, दैट इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। लोन लिया, लोन टेकन फॉर परचेज मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस अलाउबल होगा। 36(1)(4) कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ बोलते हैं। एम्प्लॉय का नाम पे प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हैं एम्प्लॉयर, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा रखेंगे सारा अलाउबल होगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 3614, 3615 कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड के लिए जो पैसा रखोगे 3615 में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अलाउबल होगा। हम लोग का फंड डिसअलाउड होता है, पर प्रोविडेंट फंड पर्पस में और ग्रेचुइटी पर्पस में अलाउबल होता है। 3616 राइट ऑफ अलाउंसेस फॉर एनिमल, एनिमल यूज होता ना, एनिमल जानते हो, बहुत सारा बिजनेस है जिसमें एनिमल को यूज करते हैं। जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, बफेलो का यूज होता है, तो उसमें क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन काउ, ऐसे बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट ऑफ अलाउंसेस फॉर एनिमल। बहुत सारा हाई सिक्योरिटी जोन में वॉच डॉग यूज होता है। टिम्बर इंडस्ट्री में एलिफेंट यूज होता है जंगल से लकड़ी लाने के लिए। टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, हर्ष यूज होता है। तो उन लोग को जो डेप्रिसिएशन बोल नहीं सकते ना, उसको राइट ऑफ बोले, डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्स नहीं बोल पाएंगे। 3618 बैड डेट्स, बैड डेट्स किसको बोलते हैं? आज सोने का क्लास हो रहा है, थोड़ा सेक्शन बोल रहे हैं इसलिए समझ नहीं हो रहा है, हो सकता है बहुत कुछ हो गया होगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स अलाउबल होगा। तुम किसी को क्रेडिट में बेचे, पैसा नहीं मिला, बैड डेट्स बोल के पीएल डेबिट में डालेंगे, मतलब प्रॉफिट लो करने का राइट है। हम सारा अलाउबल बोल रहे हैं। क्वेश्चन है जो है, लीगल एक्शन शुड बी टेकन। बैड डेट तुम किसी रिलेटिव को बेच के बोले बैड डेट्स, वो तुमको पैसा दिया, बात तुम बोल रहे हो बैड डेट्स, तो इनकम टैक्स पर्पस में वो अलाउबल नहीं है। अलाउबल का प्रॉपर लीगल एक्शन शुड बी टेकन, कोर्ट में अपील किया, कोर्ट बोला नहीं मिलेगा नहीं, तो बैड डेट बोल के पीएल डेबिट में डालेंगे। क्वेश्चन है, पीएल डेबिट में तुम डाल दिया, सामने दिया हुआ बैड डेट्स, बट कुछ बोला नहीं है, जो ये अलाउबल होगा ना डिसअलाउबल होगा। हम मानेंगे अलाउबल, कुछ नहीं बोला, हम मानेंगे लीगल एक्शन हैज बीन टेकन, ये मान के ही चलेंगे। सामने बोल दिया नो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैज बीन टेकन, बोला जो कोई टेक्निक अप्लाई नहीं किया कलेक्शन करने का, डिसअलाउड, पीएल डेबिट में नहीं आएगा। रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुड बी टेकन, उसके बाद अलाउबल होगा। और इंडियन लिमिटेशंस एक्ट में बोला गया, कोई डेटा से मोर देन 3 इयर्स कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है तो 3 साल का बाद अलाउबल होगा। 3 साल का बाद कोई डेटा को बेच दिया था, 3 साल से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो 3 साल का बाद अलाउबल होगा। अदरवाइज सामने कुछ मेंशन नहीं किया है, बैड डेट इज अलाउबल। सामने बोला जब 50% अलाउबल, 50% लेंगे, 50% डिसअलाउबल। सामने कुछ नहीं बोला, 100% अलाउबल मान लेंगे। सामने बोल दिया नो रिकवरी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन, तो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब लीगल एक्शन शुड बी टेकन, यहाँ पे लिख के रख सकते हो, लीगल एक्शन शुड बी टेकन, तब अलाउबल होगा। और सामने मेंशन नहीं किया है तो हम लोग मानेंगे लीगल एक्शन लिया है। 36 बोलो, 3 साल का जब बता नहीं रहते अभी, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। हेलो, 3 इयर्स का हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर आप बता रहे थे ना 3 इयर्स का,
हाँ, 3 साल इंडियन का जो लिमिटेशन 2000 एक्ट में बोला गया कोई डेटा से 3 साल से ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा, तो 3 साल का बाद वो अलाउबल होगा। 3 साल का बाद, अभी नहीं। 3618 और ज्यादा जरूरत नहीं है। एक मिनट। 3618 ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व है, तो ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व। ये जो सेक्शन वाइज हम जल्दी बोल रहे हैं, ये तुम लोग जस्ट देखो, हम सारा अलाउबल बोल रहे हैं। एक मिनट हम निकाल दे रहे। 6.21 में है बोल रहे, क्लास का नोट में जस्ट गो थ्रू। तुम बोलोगे सर बोले थे इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ सर बोले थे इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउबल अलाउबल, मतलब सेक्शन याद नहीं आ रहा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम जरूरत नहीं है सेक्शन का। तुम बोले थे इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ सर बोले थे इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउबल होगा। बैड डेट्स, हाँ प्रॉपर लीगल एक्शन शुड बी टेकन। हम बोले जो थीम याद रखो, जो अलाउबल बोले थे मतलब पीएल डेबिट में आएगा। हम जो जो चीज डिस्कस किए हैं तो हम एक बार सुन लो, हाँ अलाउबल सर बोले थे अलाउबल, तो अलाउबल होगा। हाँ, तो 36(1) ये जो 8 ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व बोल रहे हैं, कोई कोई सेक्टर है इन जिन लोग का रिजर्व में ट्रांसफर जरूरी होता है स्पेशल पर्पस में, बाय एक्ट बोला गया है, तो हम लोग स्पेशल रिजर्व पर्पस में वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व बोल के 36(1)(8) में। जैसे बोला गया यहाँ पे आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईडीबीआई, एलआईसी, यूटीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग डेवलपमेंट, ये सब कंपनी कोई पर्पस में करते हैं तो ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व अकाउंट में प्रीवियस ट्रांसफर किया। 20% ऑफ द प्रॉफिट डेराइव फ्रॉम द बिजनेस और 200% ऑफ पेड अप कैपिटल जो होता है, तो ये दोनों में जो लोअर है तो स्पेशल पर्पस में कर सकते हैं। बाई एक्ट बोला गया, बाई एक्ट, तुम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, कुछ भी तुम्हारा बिजनेस है तुम बोलो स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये कंडीशन सारा फुलफिल करने से तब जाके स्पेशल रिजर्व में तुम ट्रांसफर कर सकते हो। तो 36(19) फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है। 36(19) और नहीं बोलेंगे 19, गला बैठ गया। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर क्या है? एम्प्लॉय का फैमिली का हेल्थ, एजुकेशन पर्पस में कंपनी को बहुत सारा ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बहुत सारा पर्पस में खर्चा करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में आता है। ये खर्चा क्यों करते हैं कंपनी? एम्प्लॉय का मेंटल सेटिस्फेक्शन पर्पस में। तुम लोग नाम सुना होगा, बहुत सारा कंपनी क्वार्टर का अंदर बहुत सारा क्वार्टर बनाए, वहाँ पे आफ्टर स्कूल रख दिए, तो क्यों रख दे? जैसे टाटा कंपनी का बोले एग्जाम्पल देता है, अपना कैंपस का अंदर क्या है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, गिरजा है, किस लिए रखते हैं? वो मेंटेन पर्पस, एम्प्लॉय का मेंटल सेटिस्फेक्शन पर्पस में खर्चा करते हैं। जहाँ पे रहते हैं क्वार्टर चारों तरफ से बैरियर प्रोटेक्शन पर्पस में पेस्टिसाइड्स दे दिए, किस लिए करते हैं? एम्प्लॉय को ठीक रहेगा, उन लोग का एजुकेशन, उन लोग का बेटा का एजुकेशन, उन लोग का ट्रेनिंग, ये सब जो खर्चा करते हैं सारा खर्चा फैमिली प्लानिंग का अंदर आता है। इट इज अलाउबल होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउबल और कैपिटल एक्सपेंडिचर 20% इज अलाउबल। 36(19) यहाँ तक कर दो। 36(10) अभी हट गया है, जरूरत नहीं है हमको। हम इसका बाद बोलेंगे अंडर सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन में चल जाएंगे, अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। अभी तक तो बहुत सारा सेक्शन का बारे में बोले, बहुत कुछ बोले, बहुत सारा एक्सपेंडिचर बोले, सारा अलाउबल हो गया, मतलब पीएल डेबिट में डालेंगे और फिर लो करने का चांस है। बिजनेस में ऐसा सारा एक्सपेंडिचर है जिसका सेक्शन देना पॉसिबल नहीं है, सारा एक्सपेंडिचर का सेक्शन देना पॉसिबल नहीं है।
सारा एक्सपेंडिचर, कितना टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, तो वो डिसअलाउबल हो जाएगा। हम तो बिजनेस में खर्चा किए, बिजनेस पर्पज में खर्चा किए। कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउबल होगा। अब 37(1) में बोला गया, सोचो जिसका सेक्शन नहीं है उसके लिए 37(1), जो खर्चा का सेक्शन नहीं है उसके लिए 37(1). 37(1) में क्या बोला है? 37(1) में बोला है एक्सपेंसेस अलाउबल मतलब डिडक्टेबल, मतलब पीएल डेबिट में लिखने का राइट है अलाउबल इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कुछ कंडीशन है सेटिस्फाई करने से अलाउबल। नंबर ए, इट शुड बी रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू आइटम होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। It should be relating to previous year. Or number D, there will be motive of business. कोई भी एक्सपेंडिचर ये चारों में चारों कंडीशन फुलफिल कर गया है तो अलाव। हम रिपेयर का तो सेक्शन है, रिपेयर का कौन से 31 दोनों सेक्शन में रिपेयर के बारे में बोला गया ना। 31 में रेंट, रेट्स, रिपेयर, इंश्योरेंस, रिपेयर ऑन बिल्डिंग और मशीनरी, फर्नीचर, वहां पे बोला गया। ऐसे कोई एक्सपेंडिचर हुआ टेक्निकल सर्विसेज बोल दिया, बोले तो सर्विस सेक्शन में नहीं दिए, अलाउबल डिसअलाउबल, ये चारों में देख लेंगे। ये रेवेन्यू है, ये बिजनेस में काम पे लगा, प्रीवियस ईयर में हुआ है, और बिजनेस मोटिव है। बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए जो खर्चा होगा, डिसकंटिन्यू नहीं। बिजनेस मोटिव के मतलब बिजनेस कंटिन्यू रखने के लिए खर्चा होना चाहिए। तुम बोलोगे इसका बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, हम लोग मानेंगे चार कंडीशन फुलफिल हो गया, अलाउबल कर लेंगे। सोचो सामने बोला रिलेटिंग टू 2018-19 का, तुम तो प्रीवियस ईयर 2021 कर रहे हो, तो डिसअलाउड हो जाएगा। क्या बोला समझ में आया? तो ये कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका सेक्शन नहीं है, ये चारों में चारों कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है, अलाउबल होगा। मतलब पीएल डेबिट में लिखने का राइट है, मतलब प्रॉफिट लो करने का राइट है। हम अभी तक बोल रहे थे अलाउबल, सारा अलाउबल, बहुत सारा चीज और बाकी है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। और नेक्स्ट डे हम बाकी शाम्स होगा, नेक्स्ट डे शाम्स कर लेंगे। सेक्शन डिस्कशन होने जा रहा है, अब थोड़ा बहुत बाकी है। नेक्स्ट डे शाम्स नोट दे के शाम्स होगा, याद रखना नेक्स्ट क्लास में शाम्स होगा, ठीक है। तो